हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इग्नू स्टडी सेंटर। मैं विजय आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल में। आज का जो वीडियो का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ये है इग्नू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के आपके इग्नू में, चाहे वो बीटीएस कोर्स है, चाहे वो डीटीएस है या चाहे वो सीटीएस है, कहीं ना कहीं उनको असाइनमेंट के साथ साथ उनको प्रोजेक्ट सबमिशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो कई बच्चों के सवाल होते हैं, कई बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे सबमिट करते हैं हम प्रोजेक्ट को, कैसे बनाना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कौन-कौन से पार्ट्स हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनेगा, प्रपोज़ल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होती है, रिपोर्ट कहाँ सबमिट करनी है, किस एड्रेस पे सबमिट करनी है। हमें तो यही नहीं पता कि प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है हमारे पास, टॉपिक कहाँ से लेने हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो थी, ये बच्चों की माइंड में रहती हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है फ्रॉम द स्क्रैच। अगर मैं बात करूं बीटीएस और डीटीएस कोर्स की, तो इसमें आपको पीटीएस 4, पीटीएस 5 और पीटीएस 6, ये तीन आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं ये आपको सबमिट करनी पड़ती है। कहां पे सबमिट करनी है? मैदानगढ़ी में, पहली चीज। ठीक है। अब इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? पीटीएस 4 और पीटीएस 5 और पीटीएस 6 का जो आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं, बेसिकली सेकंड ईयर में आपके दो सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, टीएस 4 और टीएस 5 बीटीएस कोर्स में। मींस जो 3 इयर्स की बैचलर डिग्री टूरिज्म स्टडीज की है, उसमें आपके आपके सेकंड ईयर में दो सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, टीएस 4 और टीएस 5। इन्हीं टीएस 4 और टीएस 5 के टॉपिक्स चूज करने पड़ते हैं आपको। इसी बुक में से आपको, जो आपके बुक का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको टॉपिक चूज करने पड़ते हैं। तो टीएस 4 आपकी टोटली इंडियन कल्चर के ऊपर है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ टूरिज्म के ऊपर है। और जो आपका टीएस 5 है वो आपकी इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट के ऊपर है। टीएस 6 आपका टोटली टूरिज्म मार्केटिंग के ऊपर है। तो आपको जो टॉपिक्स चूज करने हैं, बेसिकली आपके जो सिलेबस आपका टीएस 4, टीएस 5, टीएस 6 की जो बुक्स हैं, उसी के हिसाब से आपको चूज करना है। ठीक है। अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, ये आप ध्यान से समझना कि इग्नू प्रोजेक्ट्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका प्रपोजल और दूसरा होता है उसकी रिपोर्ट। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बेसिकली, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस एंड प्रपोजल दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। प्रपोजल क्या है और रिपोर्ट क्या है? सेकंड पार्ट है रिपोर्ट। तो प्रपोजल बेसिकली एक तरह की आउटलाइन है प्रोजेक्ट की। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस किस टॉपिक पे बना रहे हो, उसकी इंट्रोडक्शन, बेसिकली आपको आउटलाइन देना है। जो पूरा रिपोर्ट बनाओगे उसका आपको संक्षेप में, उसको आपको कंक्लूड करके आपने बताना है कि आप कैसे बना रहे हो उसको, डेटा कहां से कलेक्ट कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, उसमें आपने क्या इंक्लूड किया है। चैप्टराइजेशन बहुत जरूरी है उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी हैं कि आपके प्रोजेक्ट बनाने के पीछे, इस टॉपिक चूज करने के क्या ऑब्जेक्टिव है और इससे क्या फायदा होगा। देन यू हैव कंक्लूजन ऑल्सो, एंड एट लास्ट यू हैव द रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं, वो इसके अंदर रहता है। तो आप समझिए कि प्रपोजल बेसिकली 5 से 7 पेजेस का होगा, जिसमें आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेजेस आपके फॉर्मेट के होते हैं। ठीक है। और बाकी की पेजेस बेसिकली आपके उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि रिपोर्ट आपकी किस टॉपिक पे होने वाली है और आप उसकी एक स्ट्रीमलाइन कैसे करने लगे, कैसे करोगे, एक टॉपिक को किस तरह से प्रोसीड करोगे, वो आप इस प्रपोजल में डिस्कस करते हो। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको मैंने क्लियर कर दिया कि प्रोजेक्ट के दो पार्ट, प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस। अब आगे क्या, पता तो लग गया कि होता क्या है। अब इसको कहां से कंसल्ट करना है, मींस अब कौन हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा, कौन हमारे प्रोजेक्ट का में बनाने में हेल्प करेगा। तो यहां पे रोल आएगा आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का। अब ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं क्या? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इग्नू के द्वारा अपॉइंटेड आपके प्रोफेसर्स हैं, जो कि बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क में। वो आपको गाइड करेंगे। जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे, जिस भी टॉपिक पे आप बनाएंगे, वो चेक करेंगे कि वो टॉपिक सही है या वो उसके अंदर कोई चेंजेस होने हैं, मॉडिफिकेशन है। मींस वो आपके एक ट्यूटर हैं जिससे आपने वो प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको कहां मिलेगा? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको मिलेगा आपके स्टडी सेंटर में। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रीजनल सेंटर और एक होता है आपका स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर वो है जहां पे आपने अपने असाइनमेंट सबमिशन करते हैं या आप अपने पेपर देने जाते हैं। तो वहीं से आपने कंसल्ट करना है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से आप मिलेंगे और उनको आप बताएंगे कि मेरा कोर्स ये है और मेरे कोर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे आप हेल्प करिए। तो यहां से दो चीजें होंगी, एक, या तो वो टॉपिक खुद देंगे आपको, या
आपको बोलेंगे कि टॉपिक अपने आप बना के ले आइए, प्रपोजल बना के ले आइए, रिपोर्ट बना के ले आइए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो जैसा भी होता है, अगर मान लीजिए वो आपको कहते हैं कि टॉपिक खुद चूज कर लीजिए, तो आपने टॉपिक किसी भी स्टेट का, किसी भी रीजन का, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने वो टॉपिक चूज कर लेना है। लेट सपोज पीटीएस 4 आपका है इंडियन कल्चर के ऊपर, तो जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, डांस एंड म्यूजिक हो गया, पेंटिंग्स हो गया, तो ये टॉपिक्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक चूज करने के बाद प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले आपको प्रपोजल बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे बनाते हैं प्रपोजल, क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। प्रपोजल आपने एक बार बना दिया, ये ध्यान रखें कि दोनों चीजें इकट्ठे ना बनाएं। प्रोसेस के हिसाब से पहले आपको प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल बनाने के बाद आपने वो अपने कोऑर्डिनेटर को दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने बताया गया है, आपको चैप्टराइजेशन दिया है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंक्लूड करोगे, कैसे इंक्लूड करोगे। तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने प्रपोजल बना लिया और रिपोर्ट बना ली, बाद में पता लगा प्रपोजल के अंदर चैप्टराइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस होने थे, ये चैप्टर इंक्लूड नहीं करना था, ये इंक्लूड करना था, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके ऊपर। तो पहले प्रोसेस के हिसाब से आपका प्रपोजल आप अपने कोऑर्डिनेटर को दिखाएंगे, कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूव करेंगे। मान लीजिए अगर तुमने अप्रूव कर दिया, तो आपने क्या करना है, उसकी 3 कॉपीज बनानी है। पहली कॉपी आपकी कोऑर्डिनेटर को देंगे आप, दूसरी कॉपी आप अपना रेफरेंस के लिए रखेंगे, तीसरी कॉपी जो है वो आप दिल्ली भेजेंगे फॉर द अप्रूवल। कोऑर्डिनेटर से साइन करवाना है आपने, कोऑर्डिनेटर से साइन करवा के ही आपने उसको आगे फॉरवर्ड करना है। कई बच्चे बोलते हैं सर उसको हार्ड बाइंड करना है या उसको स्पाइरल बाइंडिंग करना है प्रपोजल को, तो मेरे मुताबिक प्रपोजल को आपको हार्ड बाइंडिंग नहीं करने की जरूरत है। आप सिंपल उसको स्टेपल करके, आप उसको ऊपर से स्टेपल करके आप उसको भेज दीजिए। ठीक है, कहां भेजना है, एड्रेस आपका अलग होता है, जाता मैदान गढ़ी के अंदर ही है, बट डिविजन्स अलग अलग हैं, ब्लॉक्स अलग अलग हैं। तो एड्रेस मैं आपको यहां दे रहा हूं प्रपोजल का, तो आप यहां से आप चेक कर सकते हैं कि प्रपोजल किस एड्रेस पे आपने भेजना होता है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रपोजल आपका अप्रूव हो गया, फिर आपने अपनी रिपोर्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। रिपोर्ट आपने देखनी हो कि किस तरह से बनानी है, तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है, सैंपल्स मैंने दिए हुए हैं पीटीएस 4, पीटीएस 5, पीटीएस 6 के, वो जो कि आप यहां से देख सकते हैं ऊपर से। ठीक है, आपको मिल जाएंगी। अब रिपोर्ट बनाने के बाद अगेन वो रिपोर्ट आपने हार्ड बाइंडिंग करानी है। हार्ड बाइंडिंग की 3 कॉपीज बनती हैं, क्लियर। हार्ड बाइंडिंग बनाने के बाद जो फ्रंट का जो पेज है दैट हैज टू बी ब्लैक, ब्लैक कलर की बाइंडिंग होनी है हार्ड बाइंडिंग, और उसके ऊपर गोल्डन कलर की, दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर द इग्नू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हार्ड बाइंडिंग कराने के बाद आपने उसके ऊपर साइन करवा लेना है अपने कोऑर्डिनेटर का। अगेन तीनों कॉपीज के ऊपर, या 3 या 2 कॉपीज जैसे भी होता है, उसके ऊपर आपने साइन करवा लेना है। साइन करवाने के बाद आपने वो कॉपी अगेन आगे एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक कॉपी आपने दिल्ली भेजनी है। इस समय दिल्ली में जो मैदान गाड़ी में भेजनी है वो एड्रेस डिफरेंट होगा, जो कि एड्रेस ये है आपका सामने इस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपने भेजनी है अपनी रिपोर्ट, जो कि आप देखेंगे कि पुराने एड्रेस से डिफरेंट है, प्रपोजल के एड्रेस से डिफरेंट है। ठीक है, रिपोर्ट भेजने के बाद आपने रिपोर्ट भेजनी कैसे, यस रिपोर्ट भेजनी कैसे है, रिपोर्ट आपने और प्रपोजल आपने स्पीड पोस्ट करने हैं, ये ध्यान रखना, कुरियर ना करें तो बेटर है। ठीक है, क्यों, स्पीड पोस्ट आपकी गवर्नमेंट की है तो वो आपके ब्लॉक तक जाती है। कई बार बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई थी कि सर हमने हमने कुरियर कर दिया, ठीक है, हमने डीटीडीसी से कर दिया या हमने हमने ब्लू डार्ट से कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि वो आपका जो ब्लू डार्ट के जो या जो भी आपके डीटीडीसी के जो आपके ट्रैवल एजेंसी जो आपके जो कुरियर वाले हैं, उनको वो अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने देते ही नहीं है, तो वो बाहर से ही उनको उनका पार्सल रिसीव कर लेते हैं, तो उसमें डिले होता है, कई बार मिसप्लेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप स्पीड पोस्ट करिए उसको, और आपका जो पोस्टल जो आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कि कहां तक आपका पहुंचे। एक बार वहां पहुंचने के बाद आप लेके चलिए, 45 से 60 दिन तक मैक्सिमम टाइम है, या कई बार उससे ज्यादा लगता है। ठीक है, एक बार आपका वहां तक पहुंच गया, आपका मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपका प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक है,
सिमिलर नहीं होना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको, अगर आपने देखा होगा लोग 500-500 हजार रुपए में 2-2 हजार में प्रोजेक्ट बेचते हैं, ठीक है? तो वो उसके अंदर एश्योरिटी नहीं होती कि वो उन्होंने कितनी बार उस प्रोजेक्ट को भेजा है आगे। तो ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट आपका डिसअप्रूव हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे अगर दो बंदों का प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर सेम कंटेंट पहुंच जाए इग्नू दिल्ली में, तो दोनों के प्रोजेक्ट कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी होनी बहुत जरूरी है। एक बात समझिए कि एक बार आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने आपका प्रपोजल अप्रूव कर दिया और रिपोर्ट अप्रूव कर दी, तो 80 टू 90% वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो ही जाती है। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने अब अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रपोजल आपने दोनों भेज दिया या एक करके भेजा, तो आप अगले टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने प्रपोजल बना लिया पीटीएस 4 का, आपने साइन करवा लिए, तो अब आप उसको वेट उसके अप्रूवल का वेट नहीं करेंगे कि आप दिल्ली भेज दिए कि वहां से अप्रूवल आएगा। इस चीज का वेट नहीं करेंगे। ये समझिए कि जिस दिन आपके प्रपोजल आपका या रिपोर्ट आपकी कोऑर्डिनेटर ने अप्रूव कर दी, तो 80 टू 90% वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 10% क्यों मैं कह रहा हूं? 10% मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनकेस डुप्लीकेसी हो या प्लेजरिज्म का आपके ऊपर वो क्लॉज ना आ जाए आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया कि जो बाहर मार्केट से आप खरीदते हैं, तो उसमें आपको ये क्लॉज 10 टू 15% चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो उस केस में रिजेक्शन चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आपके कोऑर्डिनेटर ने अप्रूव कर दिया, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटर को नहीं पता, आपके रीजनल सेंटर आपके स्टडी सेंटर को नहीं पता, कोऑर्डिनेटर को नहीं पता उसको कि आप ये टॉपिक किसी और के रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में भी ये गया है, बट जाना एक ही एड्रेस पे है, दिल्ली में। ठीक है, तो उस केस में ये प्रोजेक्ट के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट हाँ, एक बार आपने अपना प्रपोजल और रिपोर्ट दोनों भेज दी, फिर आप अपने पीटीएस 5 के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। होप मैंने आपको इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है। बट फिर भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई कोई चीज रह गई है, कोई मैंने मिस कर दी हो, तो प्लीज कृपया करके आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैसेज को अपने। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपने मुझसे बात करनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मैं जरूर मदद करूंगा इस चीज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर उनको जरूरत है प्रोजेक्ट की, वर्क की, वो समझना है कैसे बनाना है, क्या करना है, तो प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करना भी मत भूलिएगा।